कर रहा है। Am I audible to everyone properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीयूष का मैसेज था आई एम नॉट ऑडिबल। पीयूष यू कैन री इंटर इन द मीटिंग रूम ना, शायद तुम्हारे एंड पे कुछ इशू होगा। अभी आ रहा है। देखो अब के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट। इफ वी इंक्रीज द टेंपरेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस। यदि के इक्विलिब्रियम बढ़ गया इसका मतलब प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो जो भी पहले था हायर टेंपरेचर पे प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट कम होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेंपरेचर बढ़ाने के साथ के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, तो ये डिक्रीज हो गया मतलब इसे डिक्रीज करो। प्रोडक्ट को कम कैसे करोगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में लाकर रिएक्शन। या और ऐसा मैं लिखता हूं उसके बजाय ऑन increasing temperature reaction shifts in endothermic direction and on decreasing कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं पैसा। देखो लेट्स से वी हैव वन केमिकल रिएक्शन, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये केमिकल रिएक्शन है एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शंस। जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं व्हेन बिग मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर वन, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या उससे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, such kind of reactions are endothermic reactions। ये endothermic reactions में काउंट होते हैं। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया। यदि मैं बोल रहा हूं इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, यहां से यहां जाने पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, डेफिनेटली व्हेन वी कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन एनर्जी विल रिलीज। यहां से यहां पे 50 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, देन व्हेन द एनर्जी विल रिलीज व्हेन वी कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 50। तो ये +50, ये -50। So the forward direction endothermic है, then backward direction will be exothermic। ऐसा होता है, फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक हो गया। तो बजाय हम फॉरवर्ड बैकवर्ड के एक सेंटेंस मैंने ये लिखा दिया है, ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर
रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एंड ऑन डिक्रीजिंग टेंपरेचर रिएक्शन शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। तो बजाय फॉरवर्ड बैकवर्ड एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक के, हम ये याद रखें कोई भी रिएक्शन एक डायरेक्शन में यदि एक्सो है तो दूसरे में एंडो होगा एंड वाइस वर्सा। तो टेंपरेचर बढ़ने के साथ एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, टेंपरेचर कम होने के साथ एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। अब एक्सोथर्मिक चाहे फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, या तो ये सेंटेंस में हमें अलग-अलग रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, एक्सो के लिए क्या होगा, डेफिनेटली एक डायरेक्शन एंडो तो दूसरा एक्सो, टेंपरेचर बढ़ाया एंडो, टेंपरेचर कम किया टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। Example, on increasing temperature, reaction shifts in forward direction. On decreasing temperature, reaction shift in backward direction. In general, dissociation reactions are endothermic reactions. अथर, चेतना, ध्रुव, गौरव, समझ में आया इतना? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, वैसे कल कोटा एक्चुअली बात हो रही थी, तो वहां पे क्लासेस वगैरह चल रही है, उन्होंने इनपुट और दिया ऐसे मीटिंग में। जनरली जो कोटा से क्लासेस हो रही हैं, दूसरे सेंटर से, कुछ सेंटर से क्लासेस हो रही हैं, उसमें वो बच्चों का वीडियो ऑन रख पाते हैं, डेफिनेटली म्यूट मोड पे होता है बट वीडियो ऑन रख पाते हैं, तो एक थोड़ा सा वॉच रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमें भी फील गुड फैक्टर रहता है कि चलो हाँ, हम बच्चों के कुछ थोड़ा बहुत भी एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, या वो लिख रहे हैं, वो नोट डाउन कर रहे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन था अब तक जिसे हमने वीडियो ऑफ करवाया था। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, और जैसा भी होगा तुम्हें ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा कि तुम्हें वीडियो ऑन कंपलसरी रखना होगा, ऑन कीपिंग ऑन म्यूट मोड, और मतलब उससे थोड़ा ये भी कि तुम हाँ लेट के मतलब प्रॉपर्ली बैठ के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, और डेफिनेटली उसमें वीडियो ऑन में डिस्टर्बिंग कुछ नहीं होगा। तो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा इसके लिए, एक बार जैसा भी रहेगा एक बार डिसाइड हो जाए नासिक सेंटर पे क्या करना है। चलें आगे।
Catalyst does not affect the equilibrium composition of any reactant or product. कभी ऐसा नहीं होगा कि reactant का amount या product amount कम या ज्यादा हो जाएगा in presence of catalyst or in absence of catalyst. It remains same. It increases rate of reaction in both the direction up to some extent. The forward direction का 5 times किया है, backward का भी 5 times कर दिया। और ये rate of reaction को increase करके equilibrium लाने में fast achieve करने में help करता है। It may be possible you are starting with the reactant, let's say N2 plus H2, और वो equilibrium में अमोनिया के साथ आएगा, that will take 16 minutes without catalyst. तुमने catalyst use कर लिया तो 16 minutes की जगह वो 5 minutes में achieve हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगता है उसे कम करता है, बाकी इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। यदि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज कर रहा है तो हम कैटलिस्ट बोलेंगे ही नहीं। तो कैटलिस्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 3 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। तुम्हारा पूरा रिवाइज्ड प्लानर आ गया है सेशन का, वो शायद आज कल में शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पर। तो उसमें एक रफ प्लानिंग है, पूरे टॉपिक्स कब स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, एंड द टेस्ट व्हिच शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम कोटा ऑन एवरी थर्ड संडे। बाकी जो लोकल हम लेंगे हर संडे को वो तो होंगे ही।
कॉपी कर लो पहले, एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। गौरव का मैसेज था संडे टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम कोटाइयस। ये जो इस संडे टेस्ट है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन रेजो, वो कोटा से ही होगा। मेंस पैटर्न पर होगा टेस्ट। देन अनिकेत का मैसेज था गैसेस स्टेट। हम एक्चुअली बस आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ मुझे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताना है इसके बाद। तो गैसेस स्टेट का एक्चुअली कुछ बच्चों का फीडबैक था जिन्होंने ऑलरेडी पहले अटेंड किया था कि सर हमें भी अटेंड करना है, तो फिर मैं बजाय वो एक्स्ट्रा क्लास के मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं उसे लेने वाला, मतलब दो टॉपिक एक साथ चलाने के बजाय उसे रेगुलर लेक्चर में ही ले लूंगा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने गैसेस पहले अटेंड किया है और उन्हें लगता है कि नहीं उन्हें वापस एक बार अटेंड करना है? यस लिखो चैट बॉक्स में, जो भी अर्ली बैच के थे। क्या सर आपने क्या पूछा? वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी गैसेस स्टेट अटेंड कर चुके हैं और जिन्हें वापस अटेंड करना है, उनके लिए क्वेश्चन था। दे कैन टाइप यस इन चैट बॉक्स। ठीक है, वही अमोक, सार्थक, चेतना, जिनकी सभी ने यस लिखा है, इसलिए मैं रेगुलर लेक्चर में ही ले लेता हूँ। पहले मेरा ये थॉट था कि जिन बच्चों ने अटेंड कर लिया है उन्हें नहीं अटेंड करना है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, बट इट्स ओके, एक बार अच्छा रिवाइज भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी हो गया वैसे, मैं रेगुलर लेक्चर में ही करूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर जो कोटा से आया है जो हम फॉलो करने वाले हैं, उसमें हम अप टू द मार्क हैं, मतलब हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का तो मेरे पार्ट का कहीं भी पीछे नहीं है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। जो हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, द वर्ड इनर्ट गैस मींस देयर इज नो the inert gas will not involve in any type of reaction, तो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। अब जब रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो हमारे इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करेगा? होना तो नहीं चाहिए था इक्विलिब्रियम अफेक्ट एट ऑल। Addition of inert gas at constant volume will not affect the equilibrium at all. तो constant volume पे तुम ऐड करो, there will be no effect on the equilibrium condition. Addition of inert gas at constant pressure, ये जो second condition है, at constant pressure by increasing the volume. Basically हम inert gas जो ऐड कर रहे हैं उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, but at the same time let's say this is our vessel, हमने इसका वॉल्यूम, ये पिस्टन थी, इसमें कुछ हमारे gaseous substance equilibrium में है, reactant product. Now you are adding inert gas, अब तुम्हें constant pressure रखना है. If you want to keep pressure constant, तुमने कुछ गैस के मोल्स भी ऐड किए, तो डेफिनेटली वो तो प्रेशर बढ़ेगा। तुम क्या करोगे? प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको पुश करके यहां ले आओ पिस्टन, तो वॉल्यूम बढ़ा दो। अब यदि वॉल्यूम बढ़ गया तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ने से जो गैसेस सब्सटेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस सिस्टम में है, उनका इंडिविजुअल प्रेशर कम हो जाएगा। तो उनका इंडिविजुअल प्रेशर कम होने लगेगा, तो इफेक्ट यहाँ पे ये करेगा, तुमने सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर दिया है, दैट विल अफेक्ट द
ये वो केस हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा जो हमने सेकंड में देखा था, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम डिक्रीजिंग द प्रेशर। इसमें इनर्ट गैस का कोई रोल नहीं, रोल किसका है, हम वॉल्यूम जो बढ़ा रहे हैं। तो कभी-कभी लैंग्वेज ऐसे आ जाएगी इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे तभी एडिशन होगा जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे। तो ये सब केस बन जाएगा फॉर द सेकंड केस बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सिमिलर होंगे जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया था सेकंड केस, ना कि इनर्ट गैस के कारण हो जाएगा। क्लियर? तो इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट एट ऑल, वॉल्यूम बढ़ा दिया है तुमने तो फिर इसका इफेक्ट आएगा एज पर द सेकंड केस। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसके मोल्स बढ़ सके, where डेल्टा Ng इज पॉजिटिव। तुम पेज पलट के देख सकते हो वहां पे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 डायरेक्शन में जा रही होगी जहां पे वॉल्यूम बढ़ा है। क्लियर? यदि डेल्टा Ng 0 है नो शिफ्टिंग एट ऑल जैसा वहां पे था। तो ये वही केस हो गए जो हमने सेकंड केस देखा। इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी सर। बोलो साइना। सर वो पहले केस में जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस उस वेसल में डालेंगे तो उस इनर्ट गैस का भी कुछ अपना प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर से टोटल प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, फिर उससे भी देखो, तो इफेक्ट हो सकता है ना। टोटल प्रेशर बढ़ेगा नो डाउट, बट ये बताओ मुझे, मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है H2 plus I2 giving 2HI, दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्लियर? क्या टोटल प्रेशर बढ़ेगा तो उससे इसके मोल से इसके प्रेशर में तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? H2 जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, I2 जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, HI जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्या इसमें कोई चेंज आएगा क्या? क्या इनके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? टोटल प्रेशर वो नहीं तो चेंज हुआ है, वो टोटल प्रेशर चेंज हुआ है इनर्ट गैस के प्रेशर के एडिशन के कारण। इन तीनों में कोई इफेक्ट नहीं आया। बट सेकंड केस के लिए हम बात करेंगे, हमने वॉल्यूमेट्रिक बढ़ा दिया, इन तीनों का पार्शियल प्रेशर कम होने लगेगा, कम होने लगेगा तो इफेक्ट आ जाएगा। जब तक हमें जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनको इंडिविजुअली चेंज नहीं कर रहे हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। समझ में आया या नहीं आया? ओके सर। ये एक वेसल है लेट्स से, ठीक है? इस वेसल में ये एक वेसल है, इस वेसल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया है, तो तुम इसमें इनर्ट गैस भी ऐड कर दोगे तो उसके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट इफेक्ट कहां आएगा, यदि तुमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो N2H2NH3 their individual partial pressure will change, वो इफेक्ट कर देंगे फिर इक्विलिब्रियम। तो इस सेकंड केस का ही एक सब केस हो जाएगा। यहाँ पे अथर्व का मैसेज था, here we are talking about inert gas volume, there is nothing like inert gas volume, the volume will be there for the system, for the vessel in which everything is present। तुम जिस रूम में हो तुम उसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम बढ़ाओ, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ाओ, दिस थिंग इज मीनिंगलेस। तुम रूम का वॉल्यूम बढ़ाओ क्योंकि वो जो भी रूम का वॉल्यूम होगा उस रूम में सारे गैसेस। क्लियर? तो हम किसी एक सब्सटेंस का वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं करेंगे गैसेस में, हम सिस्टम का वॉल्यूम कम ज्यादा करेंगे। Is that okay, Athar? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड।
जितने भी केसेस लीचेटेरियस के देखे हैं सारे कवर किए गए हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना है। Done, sir. ठीक है, चलो। हाँ दीपक बोलो आंसर। फर्स्ट का Backward, सेकंड forward, थर्ड Backward. backward, backward, फोर्थ Forward. forward, फिफ्थ forward. Forward. वन एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, Sir, endothermic Endothermic. reaction. ये डिसोसिएशन में अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएशन आर एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंडोथर्मिक डायरेक्शन, टेम्परेचर कम होने के साथ एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट No No change. shifting. no shift, No change. Change. नो on addition of neon at constant volume, No No shifting. No change. no shifting. And the last one is Forward. Forward. फॉरवर्ड, forward. Last का forward आएगा, second last, third last, no shifting. Is there any doubt till here?
एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने से मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगा और फिर कंटेनर का टोटल प्रेशर भी चेंज होगा, तो सर उससे पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बताता हूँ, एक मिनट बोर्ड पर रुको। Partial pressure of gas A equal to total pressure into mole fraction of gas A. यदि हमने प्रेशर लेट्स से कांस्टेंट प्रेशर पे इसको ऐड किया है। हाँ, क्वेश्चन फिर से पूछो, मैं उसको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फिर से पूछो क्या है। सर जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर भी कंटेनर का चेंज होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब ऐड करेंगे टोटल प्रेशर बढ़ेगा, बट मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स भी बढ़ेगा और मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्लियर? Total Sir, pressure लेकिन decreases, but their product remains same if we add any inert gas at constant volume. सर लेकिन हम टोटल मोल्स में इनर्ट गैस के मोल्स तो कंसीडर नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? टोटल मोल्स में आएगा जब तुम टोटल प्रेशर में इनर्ट गैस का प्रेशर कंसीडर कर रहे हो, तो फिर मोल फ्रैक्शन में क्यों कंसीडर नहीं करोगे? इनर्ट गैस मोल फ्रैक्शन में तो काउंट होगा ना। मैं गैसेस के केस में सॉलिड और लिक्विड को काउंट नहीं करूंगा, बट गैसेस को तो आपस में काउंट करेंगे ही। ओके सर। और सर ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेगी? यस। इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं क्यों सेटिस्फाइड होगी, देखना। PV equal to nRT for gas A। जब तुमने टोटल प्रेशर को मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है मोल्स ऑफ ए RT अपॉन वॉल्यूम। क्या इनर्ट गैस एडिशन में तुमने ए को ए के मोल्स चेंज किए हैं क्या? नहीं किए। ROT चेंज किया है? नहीं किया है। क्या वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा है? यस। इफ यू आर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, मोल्स ऑफ ए कांस्टेंट, उसके साथ तुम इनर्ट गैस ऐड करोगे तो ये क्यों चेंज? ए का प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो ये तो कांस्टेंट होना ही होना है। क्लियर? यस सर। यस सर, अब क्लियर है। चलो एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला और बचा है, वो कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर एक बार का कंप्लीट हो जाएगा फिर। मैं एक एग्जांपल लेके इसे एक्सप्लेन करता हूं। पहले जस्ट तुम उसको डेफिनेशन जो भी है लिख लो।
चलो देखना है कि एग्जांपल simultaneous equilibrium when one or more than one reagent involves in one or two or more reactions occurring in the same vessel. Cl2 इस reaction के equilibrium में भी है. Cl2 is also there in second equilibrium. Both reactions occurring in the same vessel. Same vessel में होंगे तभी उसे simultaneous बोलेंगे ना, नहीं तो उसे नहीं कहा जाएगा. अब इंफॉर्मेशन है Kp1 इसका दे रखा है, Kp2 दे रखा है. इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल प्रेशर P डैश. अब तुम्हें Kp1 और Kp2 लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. समझना, बोर्ड पर ना, फिर कॉपी करना. T = 0 पर ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहे. चलो इक्विलिब्रियम पर आते हैं हम. एट इक्विलिब्रियम P में से P1 रिएक्ट कर दिया. कितना बचेगा सब्सटेंस का PCl5 का? P - P1. ठीक है. अब 1:1:1 इसका भी P1 बन गया, इसका भी P1 बन गया. ये सेकंड कंडीशन एट इक्विलिब्रियम. क्लियर. अब बेसिकली Cl2 ये और ये जो अलग-अलग जगह लिखा है, बट इन द वेसल इट इज बेसिकली वन ओनली. ऐसा नहीं कि ये Cl2 और ये Cl2 अलग है. We cannot differentiate between Cl2 produced from the first reaction and Cl2 produced from the second reaction. Both are identical. जब तुमने ये प्रेशर P1 लिखा है, same P1 you need to write everywhere where whenever is Cl2 is present in the reaction. Let's say यहाँ पे 2 रिएक्शन है तो दोनों जगह लिख दो. 3 रिएक्शन होता है, तीनों जगह लिख दो. कभी-कभी एक ही रिएक्शन में 2 बार है, दोनों जगह लिख दो. So basically P1 हमें जो यहाँ पे बना है, ये Cl2 दोनों सेम हैं. हमने सिर्फ 2 बार अलग-अलग लिखे हैं रिएक्शन. They are not different. तो यहाँ पे P1, यहाँ पर P1. P डैश में से लेट्स से P2 रिएक्ट कर गया. अब आते हैं सेकंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर. In order to achieve equilibrium, out of P dash P2 has been reacted. बचा कितना? P dash minus P2. ये बन गया P2 और ये बन गया P2. So जब हमने P2 Cl2 के लिए लिखा सेकंड रिएक्शन से, same thing we need to write here. मतलब Cl2 कहीं भी होगा, reactant product everywhere. उनके नीचे हर जगह सेम आएगा simultaneous. थर्ड रिएक्शन आ गया, उसमें भी Cl2 आ गया, प्लस P3 कर देंगे. एज्यूम करो थर्ड रिएक्शन में Cl2 कंज्यूम हो रहा है. चलो मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूं. एग्जांपल Cl2 plus H2 is in equilibrium with HCl. T = 0 पर इसका प्रेशर था P डबल डैश. लेट्स से दोनों का. ठीक है, इसको मैं P डबल डैश ले लेता हूं. तो इक्विलिब्रियम पर P डबल डैश माइनस P3 ले लो इसको. P डबल डैश माइनस P3 और ये बन जाएगा 2P3. तो P3 react with P3 to produce P3. 2 times of P3. तो P डबल डैश माइनस P3 किया हमने. क्लियर. P डबल डैश माइनस P3 gives to P3. अब इस Cl2 कंज्यूम हुआ है. कितना कंज्यूम हुआ है? P3 कंज्यूम हो गया है. तो P1 plus P2 minus P3 minus P3 plus P1 plus P2. P1 plus P2 यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और P3 यहाँ से कंज्यूम हो गया. प्लस P1 plus P2 minus P3. क्लियर. अब एक और चीज यहाँ पर आती है. P डबल डैश ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्रेशर था, तो यहाँ पे P डबल डैश भी ऐड कर दो. क्या Cl2 के नीचे यहाँ पर और यहाँ पर सेम कंडीशन आ रही है. P डबल डैश प्लस P1 प्लस P2 माइनस P डबल डैश प्लस P1 प्लस P2 माइनस P. मतलब एक रिएक्शन में जहां भी आएगा वो सारे रिएक्शन में सिमिलर वे में आएगा. अभी सिंपल सा एग्जांपल है. थर्ड रिएक्शन में फिर से रब कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हूं फर्स्ट केस में, इसलिए तो P डबल डैश को भी मैं नहीं लिख रहा हूं. सब इतना लिख दो. P1 प्लस P. Kp1 हो जाएगा this power 1 into this power 1 upon P minus P1. So this power 1 upon this power Kp2. Kp1 Kp2 दोनों लिख दिए. चेक करो, किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर करो.
ये जस्ट फर्स्ट एग्जांपल था, ऐसे काफी एग्जांपल्स आएंगे आगे भी। विधि सार्थक सोनवाने, सार्थक बोर से शिवम, चारों को क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है सर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो थर्ड रिएक्शन लिखा था, वो पी डबल डैश का ही समझ। वो रुक जाओ, वो वही क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता दूंगा ना, फर्स्ट एग्जांपल में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने रफ कर लिया। तुम अभी के लिए इतना लिखो, मैं जब आगे एग्जांपल दूंगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है? यस सर। चल जाएगा कॉपी। यस सर। ठीक है, कुछ डेफिनेशन में चेक बॉक्स में लिख रहा हूं that you need to copy। hygroscopic, डेलिफिसेंट, फ्लोरोसेंस की भी लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। डेलिफिसेंट में अ सॉलिड, कॉमा है ना, अ सॉलिड which has tendency to absorb moisture from the air and dissolve in it। डेलिफिसेंट की डेफिनेशन है सॉलिड which has tendency, which has मैं लिखना भूल गया, उतना और कॉपी। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
one more definition, fluorescence, which loses water molecule. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। Exercise 2 part 1. Exercise 2 part 1. Question number 11 to 16. Order यही रखना 11, 12, 13, 14. ये 5 questions हम अब 6 questions अभी करेंगे ना सारे questions. 11 to 16. Exercise 2 part 1. सर लेक्चर Lecture. सर अभी लेक्चर नोट्स में लिखना है क्या? होमवर्क मतलब ये बुकलेट के क्वेश्चन है। जब भी मैं बुकलेट के क्वेश्चन करूँ तो मैं होमवर्क नोटबुक में लिखना है। मतलब यू डोंट नीड टू राइट क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर दिस और सॉल्व करो। जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दैट यू नीड टू राइट इन कंटिन्यूएशन विद द थ्योरी पार्ट। द क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग फ्रॉम द बुकलेट और समवेयर एल्स, कुछ और सोर्स की यहां से होमवर्क है, वो फिर उसमें करना। होमवर्क नोटबुक में डीपीपी, होमवर्क नोटबुक में बुकलेट के क्वेश्चंस, होमवर्क नोटबुक। अच्छा, इस वीक का डीपीपी डिस्कशन हो गया तुम्हारा है पेंडिंग में भी? कल है सर। सर लेक्चर कल है। मैं बता चुका हूँ क्या होगा उसमें या नहीं बताया अब तक? बता दिए सर। क्या क्या होगा? Exercise 3 and next 2 DPP. ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन से जल्दी करो। 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा फिर।
चलो फर्स्ट टू क्वेश्चंस 11th एंड 12th, किसी को डाउट है तो चेक बॉक्स में लिखो जो भी क्वेश्चन डाउट 11th 12th में। फर्स्ट टू क्वेश्चंस 11th एंड 12th, एनी डाउट? दोनों क्वेश्चन आ गए 11th एंड 12th, ठीक है। 11th, in the Haber's process for the industrial manufacturing of ammonia involve the reaction yield is maximum at this temperature, catalyst is active only at this temperature, energy needed for the reaction is easily obtained at this temperature, rate of the catalytic reaction is fast enough while the yield is also appreciable for this exothermic reaction at this temperature. This considered as optimum temperature for the process. देखो क्वेश्चन फ्रेम क्यों हुआ है 11? इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन से ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो बेसिकली हमें टेम्परेचर को कम रखना चाहिए। इफ यू वांट टू टेक रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस, रिएक्शन शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो अमोनिया मैक्सिमम कब बनेगा? जब टेम्परेचर मिनिमम। Still we need to keep a minimum level of temperature, हमें 500 केल्विन रखना पड़ रहा है जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसका जो रीजन है वो ये होता है बेसिकली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी वो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। 12th में बहुत डिटेल में आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। मैं एक सिंपल सा और एग्जांपल लेता हूं। हम एक पेपर को यदि बर्न करें, पेपर एक हाइड्रोकार्बन को यदि बर्न करें, एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर कम रखना चाहिए, बट उस पेपर को बर्न करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें फायर देना होगा। तो जो फायर है जिसमें टेम्परेचर हाई होगा तब वो बर्न होना स्टार्ट। तो हमें एक लेवल को उसको पहुंचाना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस चलता जाता है। क्लियर? तो इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन इज फास्ट इनफ व्हाइल द यील्ड इज आल्सो एप्रिसिएबल फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। तुमने उससे कम टेम्परेचर रखा तो यील्ड एप्रिशिएबल नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट का बॉडी ब्रेक नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देन 12th क्वेश्चन, addition of water to which of the following equilibrium cause it to shift in the backward direction? मैं चारों का बता देता हूं ना। पानी को ऐड किया, फर्स्ट वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेकंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, थर्ड हमें बताना क्या है इसमें बैकवर्ड ना, थर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्थ बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले तीन फॉरवर्ड और लास्ट वाला बैकवर्ड होगा। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो। When you are adding the water, you are decreasing all the concentration. Clear? पहले रिएक्शन में कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, देखना समझना। पहले केस में जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट में वो 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। यहाँ पे सॉल्वेंट का कोफिशिएंट में काउंट भी नहीं कर रहा। अब जब तुम उसको डाइल्यूट कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो ऑल कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। जितने भी कंसंट्रेशन है ना सारे के सारे डिक्रीज होंगे। सो कंसंट्रेशन डिक्रीज ज्यादा कहां होगा? जहां पे ज्यादा कोफिशिएंट है। इसमें ज्यादा डिक्रीमेंट, डिक्रीज तो ये भी होगा बट यहाँ पे फॉरवर्ड टू रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जहां पे डिक्रीमेंट ज्यादा है सिस्टम उसको बढ़ाएगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पे ज्यादा, कोफिशिएंट यहाँ पे ज्यादा, कोफिशिएंट यहाँ पे ज्यादा। इस केस में कोफिशिएंट रिएक्टेंट में ज्यादा है फॉर एक्वस फेज। इसमें तुम सॉल्वेंट को काउंट मत करना कहीं भी,
जहां भी एक्वा सॉल्वेंट है, H2O लिक्विड को काउंट नहीं करना है। पहले वाले में H2O लिक्विड को काउंट नहीं किया है, थर्ड में H2O लिक्विड को काउंट नहीं किया है, फोर्थ में H2O लिक्विड को काउंट नहीं किया और सेकंड में सॉलिड को काउंट नहीं किया है। 0 to 2। क्या समझ में आता है 12th क्वेश्चन अभी? Is that okay 12th question? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लो। ये क्वेश्चंस करने ही है ना, मैं चारों क्वेश्चन नेक्स्ट अभी क्लास में, नहीं तो तुम्हें फिर होमवर्क में अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। सर वो डी ऑप्शन में डाई इन क्या है? वो आगे आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इथाइलिन डायमीन और डाइथाइलिन ट्रायमीन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है डाइथाइलिन ट्रायमीन, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है। डाइथाइलिन ट्रायमीन। Definitely lecture will extend till at least till 10:55, but ये 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करके ही जाएंगे होमवर्क में, क्योंकि फिर काफी कुछ रहेगा, मतलब मेरे एंड से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल के लिए जो होमवर्क के एक्सरसाइज 3 पार्ट बनाएंगे इतना था। नेक्स्ट वीक मेरा जो मंडे को लेक्चर होगा उसके लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, क्लियर, ऑर्डर यही रखना, 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जहां तक भी डिस्कस हो जाएगा। एटलीस्ट पार्ट 2 तक तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1 प्लस एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इतना मिनिमम डिस्कशन हम करेंगे। और नेक्स्ट वीक का जो डीपीपी होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3 बचा हुआ। इवन जिसके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट 2 कौन सा डाउट है 13 14 में से चैट बॉक्स में टाइप करो।
चलो अच्छा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन 14 कर रहा हूं। इस टाइप का मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं क्लास में ना, तो तुम सुन लेना। N2O2 NO already equilibrium है। This is based on Lee Chatterjee's principle mathematical calculation. Equilibrium already दे रखा है। Equilibrium mixture contain 1 mole, 2 mole and 3 mole। ये information हमें दे रखा है। Now the question is how many moles of O2 should be added so that the final equilibrium concentration of NO is 0.04 mole per liter। तो हमने x मोल लेट से O2 के ऐड कर दिए। अब हमें बोला है NO के 0.04 मोल पर लीटर, वॉल्यूम दे रखा है 100 लीटर, तो उसके मोल्स निकाल लो। 0.04 into 100 मतलब 4 मोल्स दे रखे हैं। इक्विलिब्रियम में इसके 4 मोल्स आ जाएंगे। So how many moles should be added so that new equilibrium will have 4 moles of this? Equilibrium डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को, न्यू इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आएगा, तुमने O2 ऐड किया है अकॉर्डिंग टू लीच चैटरजी's प्रिंसिपल, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। 3 से 4 मोल बढ़ भी रहे हैं, शिफ्ट भी हो रहा है। कितने मोल्स इंक्रीज हुए? 1। तो इसका 1:1:2, इसका यदि 1 मोल एक्स्ट्रा बना है तो इसका 0.5 कंज्यूम हुआ होगा, 0.5 बचा होगा। इसका 2 + x - 0.5 कंज्यूम हुआ होगा, 1.5 + x बचा होगा। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझना, इसका मोलारिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स आ 4। तो 3 से 4 हो गए, 1 बना, तो इसका 0.5 और इसका 0.5 लिए क्या होगा? 1:1:2, 0.5 0.5 1। तो इसमें से 0.5 माइनस किया, इसमें से 0.5 माइनस किया, इसको 1 बन गया जो दे रखा है। तो न्यू इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर सेम है, तो K इक्विलिब्रियम Kc will remain same, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will not change। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, 3 अपॉन वॉल्यूम 100 लीटर, पावर कोफिशिएंट 1 अपॉन 100, 2 अपॉन 100। सो पावर कोफिशिएंट वॉल्यूम से डिवाइड किया है, कंसंट्रेशन लिया है हमने। दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 अपॉन 100, 0.5 अपॉन 100, this upon 100 power 2, this upon 100 power 1, this upon 100 power 1, so power 1 power 2। ये 100 into 100 100 स्क्वायर कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल। x के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम। 1.5 plus x equal to 4 square is 16 upon 0.5, ऊपर चला गया 2 हो गया, 3 स्क्वायर 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। जस्ट 1.5 प्लस x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 को ये आ गया 2, ये 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। तो x के लिए सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 16 4 64, 64 by 9 minus 1.5। सॉल्व करने पे जो भी आएगा ना आंसर मैच कर जाएगा। तो मैचिंग लोगे, देख लेना आप जो भी आंसर आएगा। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का पहला क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है। 14 क्लियर है सभी को? Yes, sir. 15 बता देता हूं मैं, रब कर दूं इसे। Yes. Yes, Yes, sir. sir.
देखो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। CaCl2.6H2O giving this and this reaction is given in the question. Kp is given. Kp होगा partial pressure of this power 6 gaseous phase में solid activity 1. तो partial pressure of H2 के लिए सॉल्व कर लो, सिंपल है ना, 6 रूट ले लो, तो 10 to the power minus 17 को 18 करो और 64 कर दो, 64 का 6 रूट आ जाएगा 2 माइनस 18 का 6 रूट आएगा -3, इसको ATM से टॉर में कन्वर्ट कर लिया, 760 का मल्टीप्लाई तो टॉर में आ गया। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर होना चाहिए वाटर का। अभी कितना प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में 1.14 ATM 1.14 टॉर दे रखा है। दिस इज बेसिकली pressure is given for H2O 1.14 torr, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए 1.5, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए रिएक्शन सब होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि और H2 प्रोड्यूस हो सके और उसका प्रेशर इसके इक्वल तक आ सके। इक्विलिब्रियम पे ये है गिवन इंफॉर्मेशन, ये सो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो ये अपने H2O मॉलिक्यूल यूज करेगा, दिस सब्सटेंस विल बी इक्विवेलेंट इन दिस गिवन कंडीशन। यदि बाय चांस ये प्रेशर 1.52 से ज्यादा होता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाता, उस केस में आंसर रिपोर्ट करते CaCl2 पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है और ये बना रहा है, CaCl2 विल बी ड्राइंग एजेंट। उस केस में आंसर आता CaCl2 विल बी ड्राइंग एजेंट इफ दिस गिवन प्रेशर इज मोर देन दिस, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, इसे कंज्यूम करता। अभी गिवन प्रेशर से कम है तो ये और प्रोड्यूस होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। सो इक्विलिब्रियम लाना है एट द एंड ऑफ द डे, हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है, चाहे वो फॉरवर्ड में जाना है पर हो या बैकवर्ड पे। क्या समझ में आता है लॉजिकली क्वेश्चन? इज दैट ओके? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले Kp दे रखा है, Kp से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाला है, दैट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, उस यूनिट में निकाला है जिस यूनिट में क्वेश्चन में दे रखा है। या देखो इसको टॉर को ATM में कन्वर्ट कर दो या इस ATM को टॉर में कर दो ताकि कंपेयर कर पाए। मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम टॉर कौन सी यूनिट होती है? हमारा प्रेशर ज्यादा है। अच्छा ये कन्वर्जन भी शायद तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा, 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर, ये कन्वर्जन। सर आपने mm ऑफ मरकरी बताया था सर। टॉर एंड mm ऑफ Hg बोथ आर सेम, कुछ अलग होता ही नहीं। टॉर बोले या mm ऑफ Hg बोले एक ही चीज होती है, देयर इज नो डिफरेंस इन टॉर एंड mm ऑफ Hg। तो ये बेसिकली mm ऑफ Hg टॉर एक ही बात है। इक्विलिब्रियम प्रेशर ये है, सॉरी इक्विलिब्रियम प्रेशर ये है, हमारा प्रेशर ये है, हमारा प्रेशर कम है, हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को कैसे बढ़ाओगे? फॉरवर्ड चार्ज, मतलब ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, इफ्लोरेसेंस बाय डेफिनेशन। अभी क्लियर है क्वेश्चन? क्या 16 क्वेश्चन भी बताना है? क्वेश्चन बताना है क्या? चलो 16 भी बता देता हूं बोर्ड पर, कॉपी कर लो जल्दी से, कर रहे हो तो। डन सर। देखो हमें B का प्रेशर दे रखा है 10 इस क्वेश्चन में। एज्यूम करो यहां पर ये सॉलिड है, ये गैसेस है साइमल्टेनियसली,
पहले रिएक्शन से ये P1 बना होगा, दूसरे रिएक्शन से P2 बना होगा। क्लियर? कुछ A सॉलिड डिसोसिएट हुआ P1 एंड P1, X सॉलिड डिसोसिएट हुआ P2 एंड P2, B कॉमन है तो P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर इन द सिस्टम फॉर B। P1 यहां से और P2 यहां से, दोनों को ऐड कर दिया। चलो अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन P1 plus P2 is given 10, partial pressure of B is given in the question 10 atm, तो P1 plus P2 10 दे रखा है। Kp ले लो, फर्स्ट इक्वेशन का Kp1 Kp2 40, which is by definition Kp1 this power 1 this power 1, दोनों लिख दिया। P1 plus P2 को रिप्लेस कर दो 10, तो P1 plus P2 को 10 रखो, P1 आ गया 4, P2 आ गया 6, दो इक्वेशन दो वेरिएबल P1 एंड P2 दोनों के लिए सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट डेल्टा G नॉट, तो सेकंड रिएक्शन का डेल्टा G नॉट होगा माइनस RT ln Kp2, ये आंसर होगा हमारा। minus 8.314, temperature is also given in the question 300 Kelvin, ln Kp2 this power 1 this power 2, P1 plus P2 तो 10 है और P2 का वैल्यू है 6। सॉल्व कर लेना, इसके आगे तुम्हारे लिए छोड़ 8.314 300 ln को log में कन्वर्ट कर, log 60 को लिख सकते हो log 6 plus log 10, log 6 अगेन log 2 plus log 3 हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन यस सर। ठीक है, होमवर्क बता ही चुका हूं। चलो सेशन एंड कर रहा हूं मैं। हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर पूरा होमवर्क डिस्कशन में लग जाएगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर हम गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे।